किसी भी शादी समारोह में अगर आप ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी भूमिका सबसे अहम होती है और वो होता है बिचौलिया। बारात आने से लेकर विदाई तक हर छोटी छोटी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसी के कंधे पे होती है। कभी लड़का पक्ष उसे बुलाता है तो कभी लड़की पक्ष वाले उसे आवाज़ देते हैं। हर कोई चाहता है कि शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए और इसमें बिचौलिया की भूमिका सबसे बड़ी अहम होती है। ऐसा ही एक शादी समारोह चल रहा था जहां दोनों पक्ष बार बार बिचौलिए से संपर्क कर रहे थे। कभी कोई पूछता कि बारात की चढ़त कब होगी तो कोई कहता कि पहले खाने का इंतजाम देख लो। बिचौलिया सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अभी बारात की चढ़त नहीं हुई है, मैं जाकर देखता हूँ। तभी लड़की पक्ष के लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि पहले खाना खा लो, उसके बाद काम करना। काफ़ी कहने के बाद वो थोड़ा बहुत खाना खा लेता है और फिर बारात की चढ़त की तरफ चल निकलता है। बारात की चढ़त में पूरा परिवार शामिल था। माहौल खुशियों से भरा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। बिचौलिया भी उनमें शामिल हो जाता है क्योंकि वो लड़के पक्ष के काफ़ी करीबी लोगों में से एक था। लेकिन इसी दौरान उसे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी आता हूँ और वहाँ से वो थोड़ा दूर एक जगह की तरफ निकल जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वे वहाँ जाकर बैठता है और जैसे ही टॉयलेट करने की कोशिश करता है तभी अचानक एक बाइक वहाँ पे आती है। बाइक पर दो युवक सवार होते हैं। दोनों बाइक से उतरते हैं और बिना कुछ बोले एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगभग 20 राउंड फायरिंग यहाँ पे होती है और पूरा माहौल अचानक से दहशत में बदल जाता है। उसी समय एक और व्यक्ति वहाँ मौजूद था जिसे टॉयलेट के लिए जाना था। जैसे ही वो देखता है कि दो युवक लगातार गोलियां चला रहे हैं, वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और सीधा बारात में पहुंचकर लोगों को बताता है कि वहां गोलियां चल रही है और उसे पूरा यकीन है कि वहां पे बिचौलिया को निशाना बनाया गया है। ये सुनते ही बारात की बढ़त रोक दी जाती है और सभी लोग भागते हुए उस जगह की तरफ जाते हैं। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो लोग ये देखते हैं कि बिचौलिया के सिर में कई सारी गोलियां जा चुकी थी और वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही हमलावरों को भीड़ अपनी तरफ आती दिखाई देती है, वो भागने की कोशिश करते हैं। एक युवक बाइक पर बैठकर भाग जाता है जबकि दूसरा भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक तार में उलझ जाता है और वो वहां पे गिर जाता है। बारातियों ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम यशवीर उर्फ रजत बताया और कहा कि उसने अपने पिता, ताऊ और चाचा की मौत का बदला लिया है। यहीं से इस कहानी का असली चेहरा जो है वो सामने आता है, जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि करीब 11 हत्याओं की खौफनाक दास्तां होता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बावड़ी गांव से शुरू होती है। एक किसान के 4 बेटे थे, वेद सिंह, जगल, बोना और दरियाब सिंह। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन साल 1984 में गांव में चकबंदी हुई और जमीन को लेकर तनाव बढ़ने लगे। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति सुभाष की हत्या हो जाती है और इस हत्या का आरोप एक भाई दूसरे भाई पर लगाने लगता है। वेद सिंह कहता है कि दरियाब सिंह ने हत्या की है, जबकि दरियाब सिंह कहता है कि वेद सिंह ने हत्या की है। अब यहाँ पे दोनों भाई जो थे वो खुद को अलग कर लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन इन दोनों के बीच दुश्मनी की नींव यहीं से शुरू हो जाती है। समय के साथ ये दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साल 1992 में गांव में प्रधान का चुनाव आता है और दोनों पक्ष मैदानी चुनाव में उतरते हैं। इसी दौरान वेद सिंह के बेटे महेंद्र की हत्या कर दी जाती है और इसका आरोप दरियाब सिंह के बेटे देवेंद्र पर लगा दिया जाता है। अब ये उस दुश्मनी का पहला खून था जिसने दोनों परिवारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर साल 1999 में दरियाब सिंह के बेटे जितेंद्र की हत्या कर दी जाती है और उसका आरोप वेद सिंह के बेटे विवेक पर लगा दिया जाता है। यह हत्या पहले की हत्या का बदला मानी जाती है। इसके बाद दोनों परिवार बदले की आग में जलने लगते हैं और हर कोई मौके की तलाश में रहता है कि कब सामने वाले को खत्म कर दिया जाए। साल 2000 में वेद सिंह के बेटे सुरेश की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोप फिर से दरियाब सिंह के परिवार पर लगता है। इस तरह धीरे धीरे ये दुश्मनी खून की नदी में बदलती जाती है और परिवार के परिवार खत्म होने लगते हैं। अब साल 2000 के बाद हालात और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार में एक बड़ा फैसला लिया जाता है। उसकी पत्नी बबली की शादी उसके ही देवर विवेक उर्फ विकी से कर दी गई ताकि परिवार बिखरे नहीं और बच्चों की देखभाल भी घर में ही हो सके। लेकिन ये फैसला भी इस खून खराबे को नहीं रोक पाया जो इस दुश्मनी की जड़ बन चुका था।
कुछ समय बाद एक ही बारात में 3 हत्याएं हो जाती है, तेजपाल, रणवीर और एक मासूम बच्चा। इन हत्याओं का आरोप दोनों परिवार एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाती। ये मामला धीरे धीरे दब जाता है, लेकिन गांव में डर का माहौल बन जाता है। लगातार हो रही हत्याओं को देखते हुए गांव में पंचायत बैठती है और फैसला लिया जाता है कि अगर अब भी दुश्मनी खत्म नहीं की गई तो दोनों परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। पंचायत के दबाव में दोनों परिवार आपस में समझौता कर लेते हैं और साल 2000 से 2010 तक शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही 2010 में फिर से प्रधान का चुनाव आता है, पुरानी दुश्मनी फिर से जाग जाती है। इस बार दरियाप सिंह का बेटा विजेंद्र चुनाव जीत जाता है और जीत के बाद वो गांव में ढोल बजवाता है। जब ढोल बेद सिंह के घर के सामने बजते हैं तो उन्हें ये अपमान लगता है और फिर बदले की आग एक बार फिर से भड़क जाती है। 25 जनवरी 2011 को विजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो चुनाव में जीता था। ये इस दुश्मनी का 7वां मर्डर था। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कई लोग को इस मामले में सजा भी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2013 में विजेंद्र के भाई देवेंद्र की भी कचहरी के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग बच्चे होते हैं जो अपने पिता की मौत का बदला लेने आए थे। ये घटना बताती है कि अब ये दुश्मनी दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद ये दोनों बच्चे बाल सुधार गृह भेज दिए जाते हैं, लेकिन वहां से भी वे भाग निकलते हैं और आगे चलकर एक कुख्यात गैंगस्टर विकी त्यागी की हत्या कर देते हैं। इस तरह ये दुश्मनी और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। साल 2016 में दरियाप सिंह के एक और बेटे धर्मेंद्र उर्फ बबलू की हत्या कर दी जाती है। अब तक दरियाप सिंह अपने चारों बेटों को खो चुका था। दूसरी तरफ वेद सिंह का परिवार भी अपने 4 बेटे को खो चुका था। दोनों परिवारों की 2-2 पीढ़ियां लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद कुछ सालों तक शांति बनी रहती है, लेकिन ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। साल 2026 में एक बार फिर वही बिचौलिया विवेक उर्फ विकी, जो शादी में खुशियां बांटने आया था, खुद इस खून की कहानी का आखिरी शिकार बन जाता है। रात के करीब 1 बजे जब वो टॉयलेट के लिए बाहर जाता है, तब पहले से घात लगाए बैठे हमलावर उस पर गोलियां बरसा देते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह इस दुश्मनी में एक और हत्या जुड़ जाती है और कुल मिलाकर यह आंकड़ा 11 तक पहुंच जाता है। जब पकड़े गए आरोपी यशवीर से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि उसने अपने परिवार के लोगों की मौत का बदला लिया है। यह बयान बताता है कि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि बदले की आग थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रही। ये कहानी सिर्फ 2 परिवारों की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें एक छोटी सी बात अहंकार बन जाती है और फिर अहंकार खून खराबे में बदल जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जब छोटी छोटी बातों को हम अपनी इज्जत और अहंकार से जोड़ लेते हैं, तो यही बात एक दिन विनाश का कारण बन जाती है। इस कहानी में 2 परिवारों ने अपनी 2-2 पीढ़ियां खो दी, लेकिन फिर भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। सोचिए, अगर शुरुआत से ही समझदारी दिखाई जाती तो शायद आज इतनी लोगों की जान बच सकती थी। याद रखिए, बदले की आग कभी किसी एक को नहीं जलाती, ये पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने चपेट में ले लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते अपने गुस्से पर काबू पाएं और छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से रोका जाए, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि कई जिंदगी खत्म कर देती है।